हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं सब्जेक्ट की तैयारी पॉलिटिकल साइंस। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पिछला चैप्टर, दैट इज इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस। आप सब बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि आपके एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो, और सीयूटी के भी फॉर्म अब फिल होंगे और आपको उसका एग्ज़ाम भी फाइट करना है। अपने बोर्ड्स अच्छे से दीजिए और जो भी आपके पास टाइम है उसका ऐसा मैनेजमेंट करिए कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सेट हो जाए। करना आपको ये टाइम मैनेजमेंट। मैं तैयार करवा रही हूँ आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और एक मेजर चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू है, आई होप आज वो कंप्लीट हो जाएगा। बेटा, पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। अब तक की जो हमारी वीडियोस थी वो थी भारत की अंदरूनी कहानी की, आंतरिक कहानियां भारत में, कि भारत में कैसे आज़ादी मिली, किस तरह से इलेक्शंस हुए, पहला इलेक्शन कैसा हुआ, कैसे कांग्रेस की डोमिनेंस आई, कांग्रेस कैसी टूटी और कैसे उसने रीस्टोर किया, बाद में कोalition गवर्नमेंट का दौर चला है ना, एनडीए, यूपीए, ये सब आपने पढ़ा है, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। उसके बाद थोड़ी बहुत कहानी हमने वर्ल्ड की देखी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दी मैंने कोल्ड वॉर की, यूएसए हेजिमनी पढ़ा हमने, एंड ऑफ बायपोलरिटी पढ़ा, कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म पढ़ा, ठीक है। ये सारी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पढ़े, इंटरनेशनल ग्रुप्स पढ़े, जैसे यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, है ना। जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ तो रिकॉल करते जाइए कि ये चीज़ें आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल पास है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन आपने पढ़ा, आसियान पढ़ा, सार्क पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। या तो हमने भारत की आंतरिक कहानी पढ़ी या हमने विश्व को देखा। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारत का दूसरे देशों के साथ जो रिलेशंस रहा, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही वो किस तरह की रही, और यही हमारी चैप्टर की थीम है। चैप्टर का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन और ये है हमारा पार्ट 2। इसमें हमने देखिए बेटा क्या पढ़ा था, जो हमने पिछला रिलेशन कंप्लीट किया दैट इज चाइना। चाइना के साथ हम भारत और चाइना के संबंध हम पढ़ चुके हैं। इसमें यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया के सामने बहुत सारे मेजर चैलेंजेस थे। उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन करनी थी, और अपनी पब्लिक का डेवलपमेंट करना था, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स करना था। ये सारी कहानी थी। तो ये सारे जो मैंने अभी बात करी, ये जो तीनों चैलेंजेस हमने बात करे, दीज आर नोन एज द डोमेस्टिक चैलेंजेस। इट मीन्स ये चैलेंजेस ऐसे थे जो भारत को अपनी स्थिति को अपने ही देश में सुधारने के लिए फेस करने थे। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। यानी ये तो थे ही चैलेंजेस, और दूसरा चैलेंज क्या था, एक्सटर्नल चैलेंजेस, मतलब कि उस वक्त वर्ल्ड की सिचुएशन कैसी थी, और उस सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने किस किस तरह की पॉलिसी ऑप्ट करी, और अपने आप को किस किस तरह से स्टेबल करते हुए अन्य देशों के साथ भारत ने संबंध स्थापित करे। यदि हम बात करेंगे डोमेस्टिक चैलेंजेस, तो मैंने आपको बता दिया डोमेस्टिक चैलेंजेस कैसे थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करनी थी, डाइवर्सिटी में यूनिटी लानी थी, और पब्लिक वेलफेयर करना था। ये तो हमें करना था, हमारे ही देश में करना था। लेकिन उस वक्त की यदि हम वर्ल्ड सिचुएशन की बात करें तो इंडिया के सामने कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे, जैसे कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब याद हो गया होगा आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से लेकर 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर के जो रिलेशंस थे उनको किससे कैटेगराइज किया जाता है, उसको कैटेगराइज किया जाता है कोल्ड वॉर से। यूएसए और यूएसएसआर ने वर्ल्ड को बाइपोलर बना रखा था, यानी दो ही सुपर पावर थी। अब दोनों ही चाह रही थी कि हम सिंगल सुपर पावर हो जाए, लेकिन दोनों इस लायक नहीं थी, इस कैपेबल नहीं थी कि वो डायरेक्ट वॉर कर सके, हॉट वॉर कर सके या वॉर कर सके। तो वॉर को यूज ना करके, वॉयलेंस को यूज ना करके, बाकी सब तरह से दोनों लगी हुई थी एक दूसरे को खत्म करने में या एक दूसरे की पावर्स को बीट करने में। और ये जो पूरी सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन को कोल्ड वॉर कहा जाता है। पूरी वीडियो है, उसमें देख सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विथ नेबर्स, यानी भारत का जो उसके पड़ोसी देश थे, जैसे चाइना हुआ, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान जो भारत से ही निकला था वो हुआ, उनके साथ क्या चल रहे थे, डिस्प्यूट्स चल रहे थे। और इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना भी क्या था, भारत की एक कह सकते हैं आप चैलेंज था। और दूसरा इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, हम इसमें इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो ये तो चैप्टर की क्या थी बेटा, इंट्रोडक्शन थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम भारत और चाइना के बीच रिलेशन पिछली वीडियो में देख के आ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इससे तुरंत पहले वाली वीडियो भारत और चाइना के रिलेशन की बात करती है। आज हम संबंध पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच, है ना। जब जब पाकिस्तान वर्ड आता है तो एक अलग सी ही फीलिंग आ जाती है कि क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन
निकला भारत में से ही, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉर भारत के किसके साथ हुए हैं? पाकिस्तान के साथ हुए हैं। छुटपुट तो वॉर चलते ही चलते रहते हैं जो अनडिक्लेयर्ड होते हैं, लेकिन डिक्लेयर्ड वॉर की बात करें हम तो डिक्लेयर्ड वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 हुए हैं। 1948, 47, 48, 65, 71 और 99 कारगिल कन्फ्रंटेशंस। ओके, इसके ही बीच में आपने पढ़ लिया था, एक मैंने आपको बताया था, इसी पीरियड के बीच में यदि हम बात करें तो 1962 में किसके साथ इंडिया ने वॉर किया था? चाइना के साथ किया था। यहाँ पे यदि हम बात करें तो आप देखिए, अभी अभी हम आज़ाद हुए, ब्रिटिश कॉलोनी से हम फ्री हुए, नेशनल मूवमेंट हमने किया, इतने सारे जो हमारे वीर सपूत थे वो शहीद हुए, और लेकिन उसके बाद तुरंत आज़ादी के बाद हम स्टेबल भी नहीं हो पाए और हमें बैक टू बैक कितने वॉर करने पड़े। ये जो नक्शा है बेटा, ये नक्शा आपका उस समय का है जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, बिफोर द वॉर ऑफ 1971। ये हमारा पूरा इंडिया, और इसमें से क्या हुआ देखिए, जब डिवीजन हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन की जब हम बात करते हैं तो पार्टीशन देखिए किस तरह हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बीच में इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी, ये हम 1971 से पहले वाली सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ। इसको कहा गया वेस्ट पाकिस्तान और इसको उस वक्त कहा गया था ईस्ट पाकिस्तान, और ये बीच में हमारा प्यारा भारत। एक वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया है कि किस तरह से इंडिया का डिवीजन हुआ, कितने प्रिंसली स्टेट बने, कितने प्रोविंसेस थे, कितने चीफ, वो सब चीज़ें बात कर चुके हैं। ये हम इंटरनल सिस्टम की बात नहीं करें, हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन की बात करें। ये थोड़ा आपको मैप ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद याद करें कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच कितने डिक्लेयर वॉर हुए। 1947 जो कश्मीर को लेकर हुआ, 1965 रन ऑफ कच्छ को कहा जाता है, रन ऑफ कच्छ वॉर कहा जाता है, लेकिन अल्टीमेट मोटिव कश्मीर ही था इसमें। बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस जिस वॉर से मिली वो थी 1971 का वॉर, और 1999 में कारगिल कन्फ्रंटेशन, यानी जो कारगिल जो चोटियां हैं, जो द्रास सेक्टर है, वहां पर पाकिस्तान की जो आर्मीज थी उसने अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं सर्दियों का फायदा उठाकर वहां से न पहुंचाई, और जब हमें पता लगा तो हमने कहा यहाँ भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन वॉर्स को क्लियर करेंगे कि क्या क्या किस तरह से था। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, यदि आप पिछला वीडियो प्ले करेंगे तो उसमें जो चाइना वाली हेडिंग है उसमें हमने पढ़ा था पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, यानी अगर कोई भी चीज एनसीईआरटी की बुक में लिखी है तो उसका बहुत गहरा मतलब होता है। चाइना के जब साथ रिलेशन पढ़ते हैं तो उसकी हेडिंग आती है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी पहले शांति और फिर संघर्ष। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं पाकिस्तान की, वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, यानी पहले झगड़ा और फिर शांति के प्रयास। तो चलिए एक एक करके अब सारे वॉर्स को हम समझते हैं। सबसे पहला वॉर हमने लिया है 1947-48 का। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट के साथ ही क्या हुआ, भारत में पार्टीशन भी हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब देखिए क्या होता है, द Indo-Pakistan War of 1947-48, also known as the First Kashmir War, was a war fought between the India and Pakistan over the princely state of Jammu and Kashmir from 1947 to 1948। यानी 1948 में जो वॉर हुई वो पहली वॉर थी इंडिया और पाकिस्तान को कश्मीर के एरिया को लेकर। द स्टेट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। King Maharaja Hari Singh decided to be an independent state. After the partition of India and a rebellion in the western districts of the state, Pakistani tribal militants invaded Kashmir, leading the Hindu ruler of Jammu and Kashmir to join the India. The resulting Indo-Pakistan War ended with a Union-made ceasefire along line that was eventually named the Line of Control। ये तो मैंने पढ़ा, अब समझिए कहानी। पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आए। 1947 और 48 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध हुआ। बेटा इस युद्ध की अगर मैं जैसे हमेशा कहती हूँ पॉलिटिकल साइंस एज अ आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टोरीज, है ना। हमेशा मैं कहती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कहानी में हमने चीजें कब समझ ली। मैंने आपको बताया था कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस वक्त अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिन पर राजे रजवाड़ों का शासन था, और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने आप कह सकते हैं प्रोविंसेस को तो बांट बूट दिया जैसे भी बांटना था, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको फ्री छोड़ दिया कि हम तो जा रहे हैं, अब आपकी इच्छा है या तो भारत में मिले
या पाकिस्तान में मिले या अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस रखें। काफ़ी सारी रियासतें मिल गई। फिर आपको पूरी कहानी पता है, मैं बता चुकी हूँ आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। जो प्रिंसली स्टेट थे उनको मिलाया, सब कुछ, हैदराबाद, जूनागढ़, सब कहानी सुनिए। कश्मीर की भी मैंने आपको कहानी बताई थी, यहाँ पे बस उसका रिविजन है। अब क्या हुआ कश्मीर में बेटा, प्रॉब्लम क्या हुई कि राजा थे हरि सिंह हिंदू, और कश्मीर में जो मेजोरिटी थी वो थी मुस्लिम। ये एक कॉन्फ्लिक्ट वाला हिस्सा था। और जब कश्मीर प्रिंसिपल स्टेट था, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा। यानी उन्होंने ज्वाइन करना, ना तो पाकिस्तान में ज्वाइन करना शिफ्ट किया, ना ही हिंदुस्तान में, और क्या कहा, कश्मीर इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। लेकिन जो कश्मीर की आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों उसको अपने में मिलाना चाहते थे, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी प्रेशराइज नहीं किया गया। लेकिन जो पाकिस्तान था उसने क्या करा, 1947 के एंड में ही ट्राइबल अटैक कश्मीर पे करवाने शुरू कर दिए। किस मोटिव से, कि कश्मीर को किस में मिला लिया जाए, पाकिस्तान में मिला लिया जाए। जब ऐसी कहानी हुई तो जो महाराजा हरि सिंह हैं वो किसके पास लेके गए अपनी डिमांड लेके गए भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के पास। और नेहरू ने कहा ठीक है, हम आपको मदद करते हैं, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन पर साइन करने पड़ेंगे। मतलब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप किस में मर्ज होंगे, इंडिया में मर्ज होंगे। मैंने आपको पूरी कहानी से पहले वो भेज रहे थे आर्मी, पटेल ने रोका कि भैया हम क्यों मदद करें राजा हरि सिंह की, होने दो जो हो रहा है। लेकिन उन्हें पता था हरि सिंह तो वो तो मदद चाहिए, और इसी को तो चारा और छड़ी की नीति कहते हैं, कैरेट एंड स्टिक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की आप कह सकते हैं होशियारी से हरि सिंह ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, वॉर के बाद मैं क्या करूंगा, कश्मीर किस में मर्ज हो जाएगा, हिंदुस्तान में मर्ज हो जाएगा। अब ये सब डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। फिर आपको पता है पूरी कहानी सुन रखी, आर्टिकल 370 जोड़ा गया और आर्टिकल 370 हटाया गया। अब तो मूवी भी आपके पास आ चुकी है, आप देखेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या देखना है आपको कि 1947 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया, ट्राइबल अटैक करवाया इंडिया पर, किस एरिया को लेकर, कश्मीर एरिया को लेकर, तो ये डिस्प्यूट चल रहा था। उधर क्या करते हैं कि ये जो मुद्दा है इसको कहाँ ले जाया जाता है, यूएनओ में ले जाया जाता है, और यूएनओ सीज फायर के ऑर्डर देता है। और इसी सीज फायर के ऑर्डर के कारण हमारा एक पार्ट ये वाला किसके कंट्रोल में आ जाता है, पाकिस्तान कैप्चर कर लेता है इसको, और हम उसको क्या बोलते हैं, पीओके। पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो पाकिस्तान उसे अपना कश्मीर, आज़ाद कश्मीर कहकर पुकारता है। और ये एक लाइन खींच दी गई भारत और पाकिस्तान के बीच उस एरिया को कैप्चर करने के बाद, जिसको कहा जाता है एलओसी। और यहाँ आप जो देख रहे हैं कारगिल, ये द्रास सेक्टर है, इस एरिया पे कब वॉर हुआ था, 1999 को, जिसको हमने 26 जुलाई को जीता था। और हर साल आपको पता है हम 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ वाला मैप शायद आपको याद आ रहा हो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। 1962 में जब चाइना अटैक करता है इंडिया पर, एक तरफ इधर से नेपाल की तरफ से और एक तरफ लद्दाख की तरफ से, तो उसके द्वारा इस जो हमारा कश्मीर है इसका ये वाला पार्ट कैप्चर कर लिया जाता है, जिसे वो नाम देता है अक्साई चिन, नॉट चीन, अक्साई चिन। चिन का मतलब होता है कोल्डेड एरिया, इसको नाम दिया जाता है अक्साई चीन। और एक लाइन बना दी जाती है, यहाँ भी एक रेखा बना दी जाती है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, एलएसी कहा जाता है जिसको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एलएसी किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है, फुल फॉर्म में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एलओसी किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, जिसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हुई 1947-48 में, और ये कब की कहानी है, 1962 में। और फिर ये बलूचिस्तान वाला एरिया है जो पाकिस्तान के कैप्चर में था। लेकिन 1962 में जब चाइना इंडिया को हरा देता है तो पाकिस्तान उसको खुश करने के लिए शत्रु का शत्रु मित्र हो जाता है, ये जो है किसको गिफ्टेड कर देता है, चाइना को गिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो ये किसकी कहानी थी बेटा, 1948 की वॉर की, ठीक है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। हर वॉर के खत्म होने के बाद दो देशों के बीच कोई ना कोई समझौता होता है। वो समझौता इस उम्मीद से होता है कि आगे से कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन आपने देखा हम हर वॉर के बाद 1965 की वॉर के बाद एक एग्रीमेंट पढ़ेंगे, 1971 के बाद एक एग्रीमेंट पढ़ेंगे, 1999 के बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो दोनों देशों के बीच ऐसा लग रहा था संबंध सुधरेंगे, लेकिन पूरी तरह से आज तक भी सुधर नहीं पाए, आपको भी पता है ये, ठीक है। अब जब ये वॉर खत्म हो गई तो एक एग्रीमेंट होता है, कभी कभी IWT के नाम से भी आता है, मैंने इससे लिखा था कि आप ऐसा नहीं लगेगी हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमने सब पढ़ा है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी किस किस के बीच हुई है बेटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी हुई है। अब देखिए क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे पहले कब हुई, 1960 में हुई।
किन दो देशों के बीच हुई? प्रधानमंत्री जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत, और उस तरफ थे अय्यूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति। 1960 में हुई थी। और बेसिकली ये जो समझौता है ये सिंधु नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु जल समझौता। हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है, सिंधु जल समझौता। Indus Water Treaty is a water distribution treaty between India and Pakistan arranged and negotiated by the World Bank। ये आपको ध्यान, कई बार पूछा गया आपसे कि जो IWT थी वो किसके प्रयासों से हुई थी, किसने एफर्ट्स किए थे, किसके मीडिएटरशिप में हुई थी? वर्ल्ड बैंक। India was signed in Karachi on 9 September 1965 by the Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and the Pakistan President Ayyub Khan, मोहम्मद अय्यूब खान, ठीक है। The treaty spell out condition for water sharing of the river Indus and its 5 tributaries। यानी जो सिंधु नदी है, इंडस वाटर और इसकी जो 5 जो सहायक नदियां हैं, इनको लेकर ये समझौता। इंडिया गॉट कंट्रोल द 3 ईस्टर्न रिवर्स विच आर रावी, ब्यास और सतलुज। और जो वेस्टर्न रिवर्स थी 3, इंडस, झेलम और चिनाब, ये किसके पास गई? पाकिस्तान के पास गई। और एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया जिसका काम था, यूनाइटेड नेशन को दिया गया कि यदि इनको लेकर कोई वाटर डिस्प्यूट होता है तो वो उसको सॉल्व करेगा। यानी सीधी सी बात, आपको जो चीजें ध्यान रखनी है बेटा, सबसे पहले तो ध्यान रखना है सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ, ठीक है, सितंबर 1960। किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किन लीडर्स के बीच हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अय्यूब खान को। क्या दिया गया? इसमें जो ट्रिब्यूनल्स थे सिंधु रिवर के, उनको रिलोकेट किया गया कि कौन भारत के कंट्रोल में आ रहा है और कौन पाकिस्तान के कंट्रोल में आ रहा है। और एक कमीशन बनाया गया जिसका काम था वाटर डिस्प्यूट से रिगार्डिंग, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने का। तो ये आपका था 1948 का वॉर और 1960 की इंडस जल ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी। अब देखिए, अब अगली बात करते हैं हम वॉर ऑफ 1965, 1965 का भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध अगर 1965 की बात करें तो आपको पता है 1964 में हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका डेथ हो गई थी। और फिर आप पढ़ चुके पूरी कहानी। उनकी डेथ के बाद जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो बनाए गए थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मेन बात आपको क्या याद रखना है, शायद आपको याद भी आ रहा हो, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, याद आ रहा होगा आपको। इनके काल में 2 एक्सीडेंट हुए, रेलवे एक्सीडेंट हुए, जिसकी इन्होंने अपने आप कह सकते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने पोस्ट से रिजाइन किया था। अनकॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे। नेहरू की डेथ के बाद जितने भी कांग्रेस के मेंबर्स थे, दे सपोर्ट दिया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लाल बहादुर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त भी पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर को लेकर रन ऑफ कच्छ से अटैक करता है, ठीक है। और इस वक्त जो थे 1965 का वॉर चला और इसी वक्त आपको पता भी है, आपने पढ़ भी रखा है, 1960 का डिकेड डेंजरस डिकेड कहा जाता है। इस काल में भारत में आर्थिक संकट भी आया हुआ था, खाद्यान्न संकट भी आया हुआ था। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। खाद्यान्न संकट से कौन निपटेगा? किसान। और इस आप कह सकते हैं वॉर से, युद्ध की स्थिति से कौन निपटेगा? जवान। इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान नारा दिया। और याद रखें इसमें जय विज्ञान बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा जब परमाणु परीक्षण। The war broke out when the Pakistan army, अब देख रहे हैं हमने कभी भी पहले से वॉर शुरू नहीं करी, ठीक है। भारत शांति प्रिय देश है, ठीक है। और आपको मैंने फॉरेन पॉलिसीज भी पढ़ाई थी, तो हम ये मानते हैं लास्ट वो ऑप्शन इज दी वॉर। हम कभी भी वॉर को फर्स्ट ऑप्शन लेके नहीं, मतलब हम आराम से समझाते हैं, लेकिन जब नहीं समझता तो कुछ ही कर ले, उसको हरा के भी मानते हैं। The war broke out when the Pakistan army infiltrated 6 to 8 miles of Indian territory in the Run of Kutch. This directly violated the Indo-Pak Border Agreement of 1960 and the international law as per the United Nations Charter. यानी पाकिस्तान क्या करता है, आप कह सकते हैं घुसपैठ करता है। और रन ऑफ कच्छ गुजरात की उस साइड जाएंगे आप, तब आप देखेंगे उसमें 6 से 8 मील तक भारत की सीमा में प्रवेश कर लेता है। ये माना जाता है कि जो हमारी बॉर्डर्स बनी हुई हैं उसको उसने डिनाइड किया और जो इंटरनेशनल लॉ है उसके भी वो अगेंस्ट किया है। तो इस मुद्दे को लेकर 1965 में दोनों के बीच वॉर हुई और इस वॉर में भी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान ने बिल्कुल मुंह की खाई, बुरी तरह से हार गया। पाकिस्तान में पता नहीं किस भ्रम में जीते हैं और यूँ सोचते हैं हम अटैक करेंगे, इंडिया को हरा देंगे, लेकिन आज तक तो उनका कोई भी सपना इस तरह का पूरा नहीं हुआ है। 1965 के वॉर में भी पाकिस्तान भारत से हारा, लेकिन वही
हर हार के बाद क्या होता है, एक समझौता होता है, एग्रीमेंट किया गया और उस एग्रीमेंट को कहा जाता है ताशकंद एग्रीमेंट, श्री लाल बहादुर शास्त्री और ये है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। उसके बाद यदि हम बात करें आगे की, अब हमें जो पढ़ना है वो ध्यान से पढ़ना है बेटा, ताशकंद एग्रीमेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1965 में वॉर हुई, खत्म हुई, और ये एग्रीमेंट, ऐसा नहीं है आज वॉर खत्म हुई और आज ये एग्रीमेंट हो गया, उसके लिए भी एक बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, ताशकंद डिक्लेरेशन होती है, या हम इसको ताशकंद एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। ताशकंद एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ, ऑब्वियसली जिसके बीच में वॉर हुआ उसने समझौता किया। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होता है, ताशकंद में उज्बेकिस्तान की राजधानी था। और कौन कौन होते हैं इसमें, भारत की तरफ से जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, जिनके साथ वही इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। एंडिंग द वॉर बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया दैट अकर्ड फ्रॉम अगस्त 1965 टू सितंबर 1965। ठीक है, ये एग्रीमेंट, ये फिर हमें देखना है कि एग्रीमेंट हुआ तो इसके क्या रिजल्ट्स निकल कर आए, या इस एग्रीमेंट में क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, वैसे मैंने लाल बहादुर शास्त्री में भी पढ़ाया आपको, जब हमने प्राइम मिनिस्टर वाला स्प्लिट ऑफ कांग्रेस और कांग्रेस रिस्टोरेशन वाला चैप्टर पढ़ा है। लाल बहादुर शास्त्री अभी तक के एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी डेथ भारत से बाहर हुई, पद पर रहते हुए नहीं, जिनकी डेथ भारत से बाहर हुई है। ठीक है, अब हम बात करें हुई कहाँ पर, ताशकंद में। डेट देख रहे हैं, ताशकंद एग्रीमेंट 10 जनवरी 1966, और अगली सुबह लाल बहादुर शास्त्री की डेड बॉडी उस होटल के रूम से मिलती है जहां वो ताशकंद में ठहरे थे। कैसे डेथ हुई, क्या नहीं हुई, अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन कोई भी सेटिस्फाइड रिजल्ट आज तक नहीं आ पाया है। ताशकंद गए लाल बहादुर शास्त्री, एक आप कह सकते हैं युद्ध के बाद जो तनाव का माहौल था उसको शांतिपूर्ण निपटाने के लिए। वो काम उन्होंने किया भी, लेकिन अगली ही सुबह उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब हम बात करें ताशकंद एग्रीमेंट की। ताशकंद एग्रीमेंट की जब हम बात करें बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो डेट याद रखनी है 10 जनवरी 1965, 1965 में वॉर, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। क्या क्या डिसीजन हुआ देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान वुड फॉल बैक टू देयर प्रीवियस पोजीशन हेल्ड प्रायर टू अगस्त 5, 1965, यानी 5 अगस्त 1965 से पहले जिसका जो एरिया था वही माना जाएगा, अपनी अपनी सेनाएं वापस हटा ले। जो पाकिस्तान घुस गया था ना 7-8 मील अंदर, वापस पधारी है। Neither would interfere the internal affairs of the other and would discourage toxic propaganda against each other। यानी आप जो है एक देश दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा और कोई भी फॉल्स प्रोपेगेंडा, झूठा प्रचार प्रसार नहीं करेगा। There would be an orderly transfer to prisoners of war and the two leaders would work towards improving the bilateral relations। यानी जो भी युद्ध में सैनिक पकड़े गए, जो कैदी पकड़े गए हैं, जो सैनिक पकड़े गए हैं, सैनिकों की बेचारों की कोई गलती नहीं होती, वो तो ऊपर आला कमान के ऑर्डर मान रहे हैं, उनको क्या किया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। द एग्रीमेंट वॉज रीच टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक, और ये एक और काम कि लड़ाई झगड़ा बंद करो और रिश्तों को और सुधारने के लिए इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन एक दूसरे के साथ मेंटेन किए जाए। तो ये सारा पूरा क्या था आपका ताशकंद एग्रीमेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अगली वॉर। 2 वॉर हो गई आपकी, 1948 की वॉर हो गई और 1965 की वॉर हो गई। अगली वॉर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, दैट इज वॉर ऑफ 1971, दैट इज बांग्लादेश वॉर। ठीक है, अब देखिए वही मैप है, लेकिन आपको क्या डिफरेंस याद रखना है कि इस वॉर के बाद ये ईस्ट जो पाकिस्तान है ठीक है, जब ये वॉर कंप्लीट होगी उस वॉर के बाद जो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये किस रूप में निकल कर आएगा, बांग्लादेश। यानी विश्व के नक्शे पर एक नए देश का उदय होना, और उस देश का नाम क्या हुआ, बांग्लादेश, और उसकी कैपिटल डिसाइड की गई ढाका। यहाँ तक बात समझ। ये 1971 की वॉर की बात हो रही है। ठीक है, 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो याद रखना ये हमारा प्यारा भारत है, और ये इधर वेस्ट पाकिस्तान था और इधर ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया 1948 की वॉर हुई तो यहाँ से क्या ले गया, LOC बन गया POK। 1962 की वॉर हुई थी तो यहाँ से क्या निकल गया था, अक्साई चीन, ये आपका था गिलगित बलूचिस्तान। ये थोड़ा आप मैप बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। 1971 के बाद एक बार फिर नक्शे में परिवर्तन, पाकिस्तान के नक्शे में। ठीक है,
और जो उसका एक पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान, उसको क्या कह दिया गया, बांग्लादेश। अब ये हुआ क्यों, या इसके पीछे की कहानी क्या है, और सुनते हैं। देखिए क्या हुआ, पहले मैं आपको बताती हूँ फिर यहाँ पढ़ेंगे। पाकिस्तान में काफी समय तक जनरल इलेक्शन, फेयर जनरल इलेक्शंस नहीं हो पाए। याद आ रहा होगा आपको, भारत इतना सक्षम हम लोग थे कि हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 50 में, और 52 में भारत में पहले सफल जनरल इलेक्शन हो गए। पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान में पहले फेयर जनरल इलेक्शन, यूनिवर्सल एड्रेस फ्रेंचाइज के बेस पे और सब कुछ बिल्कुल मानते हुए कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन है, ये कब हुए बेटा, 1970 में। देखिए कितना डिफरेंस है ना, भारत में। In 1950, the centralized Pakistan state was run undemocratically by a military bureaucrats। यानी 1950 से, आजादी के बाद से लेकर जो पाकिस्तान है उसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स का रूल चल रहा था। और पाकिस्तान ने जनरल इलेक्शन करवाए 1970 में। और ध्यान रखना बेटा, 1900 अभी वॉर का रिजल्ट नहीं आया, हम पहले की बात कर रहे हैं। यानी जो इलेक्शन हुए वो वेस्ट पाकिस्तान में भी हुए हैं और ईस्ट पाकिस्तान में भी हुए हैं, दोनों जगह के इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। यहाँ भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, और यहाँ भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान, शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग हैड ए क्लियर ओवरऑल मेजॉरिटी इनफ टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जब चुनाव हुए और उनका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट क्या आया कि देखिए कौन कौन लड़ रहा था। ईस्ट पाकिस्तान से तो लड़ रहे थे, ये रहे आपके शेख मुजीबुर रहमान, और इनकी पार्टी थी अवामी लीग। और वेस्ट पाकिस्तान से जो पार्टी लड़ रही थी वो थी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इन दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस था, ठीक है। जैसे मैं भी आपको बताऊं, यहाँ पर आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस था। देखिए ये जो ईस्ट पाकिस्तान है इसकी बॉर्डर हमारे बंगाल से लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ जो बोली बोली जाती है ईस्ट पाकिस्तान में वो ज्यादातर बंगाली बोली जाती है, ठीक है। ये पाकिस्तान से बहुत दूर है लेकिन भारत के बहुत करीब है। अरे बस यहाँ के लोगों का यहाँ के लोगों से अटैचमेंट था, और यहाँ के लोग उतने कट्टर नहीं थे जितने कट्टर आप कह सकते हैं वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे। अब जब वेस्ट पाकिस्तान में और इसमें चुनाव हुए तो बेटा क्या हुआ, चुनाव तो दोनों तरफ हो रहे, ईस्ट पाकिस्तान में भी हो रहे, वेस्ट पाकिस्तान में भी हो रहे। जब चुनाव का रिजल्ट आया तो क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी लड़ रही थी वो हार गई, और कौन जीती, ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग, जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। दी वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आप प्रेजेंट पाकिस्तान कहते हैं, अंडर लीडरशिप ऑफ यामा खान starting a brutal assault on the peoples of East Pakistan, present Bangladesh, who were demanding freedom because of the language and cultural difference between the two regions। आया समझ में? हम ये देख रहे हैं कि ये बांग्लादेश का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। 1970 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए, ईस्ट पाकिस्तान में भी हुए, वेस्ट पाकिस्तान में भी हुए। ईस्ट पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही थी पीपीपी वो हारी, और सॉरी वेस्ट पाकिस्तान की, और ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान को इतनी मेजोरिटी मिल गई कि वो सफिशिएंट थी उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान है उसका वेस्ट पाकिस्तान के साथ कल्चरल और लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफरेंट था, और उसका कहीं ना कहीं ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ था, इंडिया के साथ अटैचमेंट था। अब वेस्ट पाकिस्तान को ये डर सताने लगा कि अगर इनकी गवर्नमेंट बन गई तो भारत से अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे, और वेस्ट पाकिस्तान ये चाहता नहीं, कभी से ही नहीं चाहा उसने। तो अब क्या करा जाए, तो इन रिजल्ट के वर्डिक्ट के बाद जो यहाँ का था वो मिलिट्री, उसने क्या करा, जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जब टॉर्चर करेंगे तो वो भाग के कहाँ आएंगे, भारत आएंगे। द रिजल्टेड मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी फ्लाइंग टू इंडिया, मेनली वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। अब वहां से लोग भाग भाग के, जब परेशान किया जा रहा है तो क्या करेंगे, जान बचाएंगे, परेशानी को छोड़ेंगे, भाग भाग के बाहर भारत के स्टेट्स में आने लगे। पहले जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बोले ठीक है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान लड़ रहा है, लड़े, हमें क्या मतलब। लेकिन जब वॉर हुई और ये जो रेफ्यूजीज भारत में आने लगे तो भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय बना, और मानवीयता के आधार पर भी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, आपको याद भी आ रहा होगा, इसी वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने जो उनकी डूबती नैया थी वो वापस से तैरने लगी थी, है ना, वापस से उनकी पावर क्या हो गई थी, रिस्टोर हो गई थी। द रिजल्ट इन मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी फ्लाइंग इन इंडिया टू मेनली दैट इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी, ये ध्यान रखना आपको, ये पूछा गया है।
मुक्ति वाहिनी किससे रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड टू द वॉर ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971 रिगार्डिंग द बांग्लादेश। बांग्लादेशी मिलिट्री पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस डिफीटेड द पाकिस्तानी फोर्सेस। ये वापस से तीसरी बार अब फिर पाकिस्तान ने क्या करा? वापस मुंह की खाई। इस युद्ध में भी पाकिस्तान हारा और इतना हारा कि उसका एक टुकड़ा उसके नियंत्रण से निकलकर एक नए देश के रूप में विश्व के नक्शे पर आ गया। और देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवर 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स सरेंडर टू द इंडियन फोर्सेस एंड बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस एंड मेकिंग द लार्जेस्ट सरेंडर सिंस वर्ल्ड वॉर सेकंड। यानी द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक इतना बड़ा सरेंडर नहीं किया गया था। 93,000 ट्रूप्स ने, पाकिस्तानी ट्रूप्स ने इंडियन आर्मी के समक्ष सरेंडर कर दिया। भैया हार गए, उन्होंने अपनी डिफीट को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। द इंटरवेंशन ब्रॉट एन कंक्लूजन टू द वॉर इन 13 शॉर्ट डेज एंड लीड टू बर्थ ऑफ न्यू नेशन दैट इज बांग्लादेश ऑन व्हेन 16 December 1971 एंड ढाका बिकम्स द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। आज भी बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। हाँ, यहाँ तक बात समझ में? ये था आपका 1971 का वॉर। वापस से सुनिए, हम पढ़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दे, पहले वॉर और फिर पीस। 1948 की वॉर किसको लेकर? कश्मीर को लेकर। पाकिस्तानी जो थे ट्राइबल्स ने अटैक किया। महाराजा हरि सिंह नहीं मिलना चाहते थे, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट करी, इंडिया ने इंटरफेरेंस किया, यूएनओ की हेल्प ली, यूएनओ ने सीज फायर का ऑर्डर दिया और लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई। ये थोड़ा भारत के लिए गलत हुआ और वो पोर्शन किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे क्या कहा जाता है? पीओके। और जो बॉर्डर बनी है उसको कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ रन ऑफ कच्छ, सॉरी इंडस वाटर ट्रेडिंग एग्रीमेंट की बात करें। 1948 के वॉर के बाद जो एग्रीमेंट हुआ, जो संधि में पढ़नी है वो पढ़ना है, सिंधु जल समझौता 1960, प्रधानमंत्री नेहरू और अयूब का सिंधु नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित था। एक खत्म। उसके बाद वापस कान में खुजली हुई पाकिस्तान की, फिर वो चला 1965 में, फिर उसने अटैक किया भारत पर। रन ऑफ कच्छ के जो 6-7-8 माइल्स तक अंदर आ गया। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, फिर युद्ध हुआ, फिर हारे। हारने के बाद फिर समझौता करा ताशकंद और हमने बहुत बड़ी हानि हुई, लाल बहादुर शास्त्री को खोए हम। ठीक है, ये 1965 हुआ। फिर 1971 का वॉर, जिसमें इंडिया का शुरू में कोई भी रोल नहीं था। ये एक तरह से पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम थी, लेकिन जब उस वॉर का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट इंडिया पे आने लगा तो इंडिया को इंटरफेरेंस करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने सेना तैयार करी और उसका नाम दिया मुक्ति वाहिनी, और उस सेना की हेल्प से और बांग्लादेश पैरामिलिट्री फोर्स की हेल्प से पाकिस्तान फिर हारा और पाकिस्तान ने सबसे बड़ा सरेंडर इंडिया के समक्ष किया। अप्रोक्स 93,000 सोल्जर्स जो ट्रूप्स थे उन्होंने सरेंडर किया और ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान इस वॉर को हारता है। अब वॉर हारा तो डेफिनेटली फिर एग्रीमेंट होगा, और इस वॉर के बाद जो एग्रीमेंट हुआ दैट इज नोन एज शिमला एग्रीमेंट। शिमला समझौता जहाँ होता है उस जगह के नाम से उस एग्रीमेंट को जाना जाता है। तो देखिए शिमला एग्रीमेंट भी हम थोड़ा देखें, यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो हैं और इंदिरा गांधी हैं। क्या क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे पहली बात, ये एग्रीमेंट कब हुआ? ये एग्रीमेंट होता है 1972 में। वॉर हुई 71 में, दिसंबर 1971 में खत्म हुई, और उसके बाद 2 जुलाई 1972 को क्या किया गया? शिमला एग्रीमेंट किया गया। किस किस ने साइन किया? कंट्री पूछे तो इंडिया और पाकिस्तान, लीडर पूछे तो बिटवीन द इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो एट शिमला इन हिमाचल प्रदेश। शिमला एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज शिमला अकॉर्ड। जो शिमला एग्रीमेंट है उसको और किस नाम से जाना जाता है? शिमला अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। क्या क्या इस एग्रीमेंट की बातें थी? देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, द सीज़फायर लाइन ऑफ दिसंबर 17, 1971 आफ्टर द बांग्लादेश शैल बी रिस्पेक्टेड। मतलब कि जब वॉर हुआ और उसके बाद वॉर खत्म हुआ, तो वॉर खत्म होने के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ। 17 दिसंबर 1971 को जो लाइन बन गई, जो सीज फायर लाइन बन गई, वो बांग्लादेश की बाउंड्री बन गई, और हर कंट्री को उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बांग्लादेश बिकम्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। एनी डिफरेंसेस शैल बी सेटल्ड बाय पीसफुल मैन एंड थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था,
हम वॉर को सपोर्ट नहीं करते। वॉर को हम लास्ट ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि युद्ध से कभी भी किसी का भी भला नहीं होने वाला। तो युद्ध ना करके क्या किया गया, इस एग्रीमेंट में भी वही बात कही गई, अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो नेगोशिएशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा, बायलैटरल मतलब दो तरफा बातचीत के द्वारा क्या किया जाए, उस मसले को सुलझाया जाए। Both countries shall respect the territorial integrity of each other and not interfere in the internal matter of each other। ये लाइन तो रट लीजिए, कोई भी एग्रीमेंट पूछो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही देश, भारत और पाकिस्तान, या ध्यान रखना बांग्लादेश मत कर देना, भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्या करेंगे, जो भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है एक्सटर्नल और इंटरनल, उसको रेस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। फोर्सेज शैल बी विड्रॉन टू ईच अदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी जो आपने आर्मी तैनात कर दी, जो दो रहा है तो ऑर्मी से आर्मी तैनात है, उसको अपने अपने एरिया में वापस बुला लें। तो आए बच्चों, हुआ कुछ क्लियर? तो ये था आपका शिमला एग्रीमेंट। देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं बता दूं। आपको एक तो ध्यान रखना है वॉर, ठीक है। 1948 में वॉर हुई, किसको लेकर हुई? कश्मीर को लेकर। और इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। उसके बाद आपने पढ़ा 1965 की वॉर, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, वैसे ही आपको इंडिया के साथ ध्यान रखना है। तो 1948 इंडिया पाकिस्तान कश्मीर, ठीक है, और एग्रीमेंट इंडस वाटर ट्रीटी। फिर ध्यान रखना है 1962 में इंडिया चाइना वॉर भी हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ हम पाकिस्तान ही पढ़ रहे हैं। फिर हुई 1965 में वापस इंडिया पाकिस्तान, रण ऑफ कच्छ, एग्रीमेंट ताशकंद, लाल बहादुर शास्त्री और अय्यूब खां। उसके बाद 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश और एग्रीमेंट शिमला। ऐसे आप टेबल बना के कर लेना, जिससे आपको समझ में आएगा कब वॉर हुई, किसके बीच में हुई, क्या रीजन था, क्या एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट के मेन पॉइंट क्या थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़े वॉर। 1999 का वॉर मैंने आपको बताया, कारगिल के द्रास सेक्टर में हुआ था। ऊंची ऊंची चोटियों पर जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो पहले ही जाके बैठ गई थी। ठंड के मौसम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जो सैनिक है उनको थोड़ा नीचे बुला लेते हैं, बहुत ठंड है, और शायद इसी चीज़ का फायदा उठाकर पाकिस्तानी जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो क्या हो गए, हमारी ऊंची चोटियों पर जाकर बैठ गए। भारत के सैनिकों को जब पता लगा तो उन्होंने नीचे से चढ़ाई करी और उस युद्ध को 1999 के जो वॉर था उसको जीता। और 26 जुलाई को हमने हमारी अंतिम चोटी पर अधिकार कर लिया, और तभी 26 जुलाई 1999 को क्या सेलिब्रेट किया गया था, विजय दिवस। और आज भी हम हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारा हमने क्या पढ़ा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हेडिंग क्या थी, वॉर एंड पीस। चाइना जब हमने पढ़ा था तब हेडिंग थी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी पहले शांति थी, याद आ रहा होगा आपको, पहले हिंदी चीनी भाई भाई थे और बाद में हिंदी चीनी बाय बाय हो गया, ठीक है, यानी पहले पीस एंड देन कॉन्फ्लिक्ट। तो उस लेवल पर हमने उस सीक्वेंस में उसको पढ़ा था। लेकिन जब हम पाकिस्तान पढ़ते हैं तो हेडिंग आती है वॉर एंड पीस, यानी झगड़ा समझौता, झगड़ा समझौता, झगड़ा समझौता। 1999 के बाद भी कारगिल वॉर हुआ था, उसके बाद भी देखिए संबंध सुधारने की कोशिश करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वो लाहौर गए, लाहौर डिक्लेरेशन आया। उसके बाद फिर हम जो पाकिस्तान था उसने फिर आतंकवादी हमला करवाया हमारी संसद पे, ठीक है। फिर भी हमने सोचा रिलेशन मेंटेन हो, ठीक है। और फिर आता है, आपके अंदर पढ़ा होगा आगरा शिखर वार्ता, नवाज, परवेज मुशर्रफ और ये सब। उसका मतलब हमने हाथ बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि दोनों देशों के मध्य जो दूरियां हैं बढ़ती जा रही है। फिर लेटेस्ट तो उरी अटैक, पुलवामा अटैक, ये सब आपने पढ़ रखा होगा, मूवी भी देख रखी होगी। आर्टिकल 370 के तहत भारत ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे रखा था, लेकिन जैसे अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो क्लॉज था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, और नाउ कश्मीर एंड लद्दाख बिकम्स द 2 यूनियन टेरिटरी। ये थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में पढ़ लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया था। तो ये सारे वॉर्स आपको ध्यान रखना है, किस किस के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, क्लियर। 1948 का कश्मीर को लेकर, 1965 का कश्मीर को लेकर, लेकिन वो आप कह सकते हैं शुरू कहाँ से किया ये, रण ऑफ कच्छ को लेकर। 1971 का वॉर में इंडिया की स्टार्टिंग में कोई रोल प्ले नहीं था, एक आप कह सकते हैं इंटरनल क्राइसिस था पाकिस्तान का, लेकिन बाद में इसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किया और इतना शानदार तरीके से लड़े कि जो वेस्ट पाकिस्तान था, सॉरी जो ईस्ट पाकिस्तान था,
उसको हटाकर, ईस्ट पाकिस्तान को, पाकिस्तान का भाग हटाकर क्या बना दिया गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। ताशकंद एग्रीमेंट होता है 1965 युद्ध के बाद और शिमला एग्रीमेंट होता है 1971 के युद्ध के बाद। अगर हम बात करें लास्ट चैप्टर इस टॉपिक का, दैट इज इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत की परमाणु नीति। देखिए अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर टेस्ट, आपको 2 न्यूक्लियर टेस्ट याद रखने हैं। इंडिया ने हमारा जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया था इंदिरा गांधी के पीरियड में, ठीक है, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन अगर इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम की हम बात करें तो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इनिशिएट किया गया, जो स्टार्टिंग की गई, वो होमी जे भाभा द्वारा की गई थी। द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। Nehru was against nuclear weapons and India wanted to generate atomic energy for peaceful purposes. एटॉमिक एनर्जी तो हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि सारी एटॉमिक एनर्जी बम बनाने के काम में आती है ना। अलग अलग तरह से आप घर में, अब तो सिलेंडर्स हो गए, एलपीजी वगैरह हो गई, पहले कैरोसिन का तेल आता था तो वो चूल्हा जलाने के लिए भी काम में आता था और नेगेटिव पर्पस के लिए काम में आता था। ऐसा ही कुछ एटॉमिक एनर्जी के लिए भी है। तो जो नेहरू थे उनका मैंने आपको याद करी एक लाइन बोली थी कभी जब हमने पढ़ा था क्लास में कि नेहरू आइडियलिस्टिक अप्रोच वाले थे और पटेल रियलिस्टिक अप्रोच वाले थे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, ये मेंशन किया गया है। तो नेहरू इतने आइडियलिस्टिक थे कि वो ये कहते थे कि नहीं, हमें न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस तरह यूज़ नहीं करेंगे, एटॉमिक एनर्जी का, लेकिन हम पीसफुल पर्पज और अपने डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ करेंगे। लेकिन मई 1974 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो भारत अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण करता है जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्यों? क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था, ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब कर लिया? 1974 में। अब आप याद करिए, आपने अलाइड पावर्स पढ़े थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था। अमेरिका 1945 में न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, यूएसएसआर ने 1949 में कर लिया, चाइना ने 1964 में कर लिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने इससे पहले कर लिया। यानी जैसे ही चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इन 5 कंट्रियों को लगा कि बस हम सब ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, हम एटॉमिक कंट्री बन गए, अब कोई वर्ल्ड में एटॉमिक कंट्री नहीं बनेगा। और जैसे ही भारत ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इन सबको बड़ी समस्या हुई थी। और देखिए समस्या क्या हुई, दी 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, याद आ रहा है 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से थे? यूके, यूएसए, फ्रांस, और उस वक्त तो हम बात करें तो यूएसएसआर आएगा, और कौन सा रह गया? चाइना। इन सब में सबसे लास्ट में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1964 में। और जैसे ही चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1968 में आ गई एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। याद रखना, ये आपको उस वाली बुक में भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, वर्ल्ड को 2 भागों में बांट दिया गया, एटॉमिक कंट्री और नॉन एटॉमिक कंट्री। जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए वो एटॉमिक कंट्री, जिन्होंने नहीं करे वो नॉन एटॉमिक कंट्री। अब क्या हुआ बेटा कि अब इस न्यूक्लियर जो एनपीटी थी इस पर इंडिया ने साइन नहीं करा। इंडिया कहता है दिस इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये जो ट्रीटी है ये कहती थी कि जो एटॉमिक कंट्रीज हैं वो किसी भी तरह से नॉन एटॉमिक कंट्री की एटम बनाने में मदद नहीं करेंगी और खुद कितने ही बना लें। इंडिया ने आज तक इस एनपीटी पे साइन नहीं किया, ध्यान रखना। और इंडिया पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लादने की कोशिश की गई कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन एक टेस्ट हम कर चुके थे, इंदिरा गांधी ने करवा दिया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। और दूसरा हमने किया जिसको कहा जाता है पोखरण सेकंड। पोखरण सेकंड क्यों? क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट जैसलमेर के पोखरण में हुए थे, इसलिए इसको पोखरण फर्स्ट और पोखरण सेकंड कहा जाता है। ऑपरेशन की बात करें तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। रेफर्स टू द इंडिया सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट इन मई 1998। मई 1998 में इंडिया सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है अपना, किस नाम से? ऑपरेशन शक्ति। दिस टेस्ट वर कंडक्टेड द पोखरण टेस्ट रेंज इन राजस्थान, मैंने बता दिया राजस्थान में जैसलमेर में। The test involved the detonation multiple nuclear devices to demonstrate in nuclear capabilities। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। यानी भारत ने दोबारा साबित किया कि भारत परमाणु संपन्न देश है। और इस पे तो पोखरण सेकंड के नाम से जॉन अब्राहम ने मूवी बना रखी है ना। देखिए पॉलिटिकल साइंस में हम कहते हैं ना स्टोरीज, अभी तो मैं कहती हूँ पॉलिटिकल साइंस क्या है? कहानियों का समूह है। इतनी कहानियां है कि कितनी सारी मूवी बन गई। 2 मूवी का तो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दे दिया, नहीं आर्टिकल 370 पोखरण सेकंड, और भी मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन अगर इसी स्टोरीज में से बताऊं तो ऑब्वियसली इन सारी स्टोरीज पे कोई ना कोई मूवीज बनी हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा
इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट ध्यान रखना है आपको। इंडिया ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट करे हैं, एक मई 1974 में और दूसरा 1998 में। एक टाइम थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और दूसरे में प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। पहले ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो आपका कंप्लीट करती है इंडिया के रिलेशन विथ दी पाकिस्तान। चाइना के साथ हम रिलेशन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी कौन सी बुक है ये एक्सटर्नल रिलेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक नहीं है, ये जो आपकी इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक है उस बुक का चैप्टर है। उसमें देखिए, आप पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तो एग्जाम है, अब तो आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज करिए, हो सकेगा जितना हम उसको सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम विथ इंक्लूडिंग CUT। लगे रहिए अपनी तैयारी में। हैव अ गुड डे।